गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसमें 9 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे विभव मापी दे रखा है, मीटर ब्रिज वगैरह दे रखा है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। इससे 9 के बाद हम डायरेक्ट 12 से स्टार्ट किए हैं। आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 12वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, प्रतिरोध आर वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा R/n² NR R/n R/r² आप एक बात समझिए, इसको याद रखिए। जो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको नोट में हम लिख देते हैं, इसको याद रखेंगे आप। देखो, अगर प्रतिरोध R वाले N प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़िएगा, अगर प्रतिरोध R वाले N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो समतुल्य प्रतिरोध आपको कितना मिलेगा। तो आप देखो, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। मैंने क्या कहा, यदि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा। तो श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध क्या लिखते हैं, RS, और सब प्रतिरोध का मान क्या है, R है। अरे, श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3, यही ना होता है। और मैंने कहा कि जितना प्रतिरोध है सबका वैल्यू R है और N प्रतिरोध तक जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस डॉट टोटल कितना जोड़े हैं, N प्रतिरोध, तो NR हो जाएगा। तो यहां से RS बराबर हमको मिलेगा कितना, NR। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आप R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो आपको समतुल्य प्रतिरोध टोटल मिलेगा RS बराबर NR। अब आ जाइए कि अगर आप इसी को समांतर में जोड़िएगा तब कितना मिलेगा। तो दूसरा नंबर आप यह लिख सकते हैं, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है बताओ, 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो अगर यदि आप R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर में जोड़िएगा तब समतुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1/R प्लस डॉट टोटल कितना प्रतिरोध जोड़े हैं, N, तो N/R हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या मिला आपको, लास्ट टर्म मिला N/R। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा N/R। तो 1/Rp बराबर N/R। तो बताइए कि Rp बराबर कितना हो जाएगा, तो Rp बराबर हो जाएगा R/n। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़े तो टोटल समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा RS बराबर NR। और यदि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को, फिर से सुनिए, यदि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, यदि प्रतिरोध R वाले N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा RS बराबर NR। और यदि प्रतिरोध R वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा Rp बराबर R/n। अब आ जाइए अपना क्वेश्चन पर। कहता है प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को N बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप हमको एक बार बताइए, जैसे मान लो यही वायर है, इसका रेसिस्टेंस पूरे का R है। अगर इसको 4 भाग टुकड़ा में काट दे तो एक भाग का टुकड़े रेसिस्टेंस कितना होगा। अगर पूरे तार का रेसिस्टेंस R है और इसको 4 टुकड़ा में काट दे तो एक टुकड़ा का रेसिस्टेंस कितना होगा, R/4। उसी टाइप से क्वेश्चन कहता है कि इस वायर का रेसिस्टेंस R है और इसको N टुकड़ा में काट दिया गया तो एक टुकड़ा का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, R/n।
तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्व। एक टुकड़े का प्रतिरोध, एक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा क्या बताओ? देखो, एक प्रतिरोध आर वाले एक तार, एक समरूप तार का प्रतिरोध आर वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काटा गया, काट करके उन्हें समांतर में जोड़ दिया। तो पहले पता लगाओ कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को n टुकड़ा में कर दे, एक टुकड़ा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो r/n हो जाएगा। अब इसको किस में जोड़ दिया गया? समांतर में। तो समांतर में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना टुकड़ा काट करके? n टुकड़ा काट करके। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समांतर में 1/Rp बराबर 1/R1। तो R1 क्या हुआ? एक टुकड़ा कितना है? R/n प्लस फिर क्या होता है? 1/R2 दूसरा टुकड़ा। तो प्रत्येक टुकड़ा का तो इतना ही रेसिस्टेंस है R/n, तो ये R/n हो जाएगा। फिर क्या होता है? 1/R3, तो 1/R3 का भी मान तो यही होगा, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा का रेसिस्टेंस इतना बन जाता है R/n। अब प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टुकड़ा में काटा गया है? काटा गया है कितने टुकड़ा में? देखो यहाँ पर कितने टुकड़ा में? n टुकड़ा में। तो ये हो जाएगा n/, फिर क्या होता है लास्ट में? n/r। तो एक टुकड़ा कितना है? R/n, तो यहाँ हो जाएगा R/n। तो ये हो जाएगा 1/Rp बराबर लास्ट टर्म क्या आया है? n/r/n। n ऊपर चला जाएगा, तो 1/Rp बराबर n² हो जाएगा। इसलिए 1/Rp बराबर n²/r, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ये उलट जाएगा ना, तो R/n² हो जाएगा। अर्थात इसका सही आंसर यही होगा। तो आप आंसर कौन देखो, ये वाला आंसर राइट होगा, तो आंसर लगा सकते हो ए। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। आज जो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, 13, 14। आज जो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम तथा जर्मेनियम के एक तार, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है, तब प्रतिरोध
नंबर ए, दोनों तारों का घटेगा, दोनों तारों का घटेगा। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी, दोनों तारों का बढ़ेगा, दोनों तारों का बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, तार का बढ़ेगा, बढ़ेगा। और ऑप्शन नंबर डी का था जर्मेनियम के तार का घटेगा। ऑप्शन नंबर डी का था जर्मेनियम के तार का घटेगा, तथा तांबे के तार का बढ़ेगा। देखो ये क्वेश्चन आपका है, देखो क्या कहता है, कहता है तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा। भैया आपको क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे का एक तार है आपके पास और जर्मेनियम का एक तार है, उसको कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले आपको चयन करना पड़ेगा तांबा और जर्मेनियम क्या है। भैया तांबा जो जिसको आप Cu कहते हो ना, और जर्मेनियम जिसको आप G कहते हो, ये होता है कंडक्टर, चालक होता है ये, मतलब ये धातु होता है, धातु। और ये जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक। और आप जानते हो कि चालक के लिए रेसिस्टेंस, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो रेसिस्टेंस का, ध्यान से सुनिए, चालक का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो चालक का जो रेसिस्टेंस होता है, आप पढ़े हो कि चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है, पढ़े है ना आप। तो यहाँ पर तांबा जो है चालक है, इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट टेम्परेचर का समानुपाती होता है। तो आप कहोगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टी जो लिखे ये टेम्परेचर है। और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम में क्या होता है, ताप बढ़ाते हो, जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जर्मेनियम अर्धचालक है, इसके लिए इसके प्रतिरोध ताप का क्या इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। मतलब यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा वो ताप का इन्वर्सली होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक तांबे के तार और एक जर्मेनियम के तार को आप कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा कीजिएगा, तो ठंडा करने का मतलब हुआ ताप घटाना। तो ये जो Cu है ये चालक है, तो ताप घटेगा, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और इनका ताप घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप एक तांबे के तार और एक जर्मेनियम के तार को, एक तांबे के तार और एक जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन ताप तक ठंडा करते हो। ठंडा कर रहे हो मतलब ताप घटा रहे हो। तो Cu क्या है, चालक है, धातु है, इसका ताप घटेगा, ठंडा होगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। लेकिन अर्धचालक पदार्थ को ठंडा करोगे, इसका ताप घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, कॉपर का प्रतिरोध घटेगा
और जर्मेनियम के प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है दोनों तार का घटेगा, बी है दोनों तार का बढ़ेगा, सी है तांबे के तार का घटेगा, बिल्कुल घटेगा, ताप घटेगा तो घटेगा, और जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप आंसर लिख सकते हो सी। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन नंबर 18, किलोवाट घंटा मात्रक है। नंबर 18, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा KWH, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। नंबर ए, मन खुश हो गया होगा ये क्वेश्चन देख करके, क्योंकि पढ़े हुए हो आप, शक्ति का। नंबर बी, ऊर्जा का, ऊर्जा का। नंबर सी, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का। और नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है, देखो ये 2010 में भी पूछा, 2015 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा। 2010, 2015, 2020 कहते किलोवाट घंटा मात्र होता है शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण के, इनमें से कोई नहीं। आप याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था कि हमारे घरेलू उपयोग में आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उसमें खपत विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा से मापा जाता है, KWH बोलते हैं। अर्थात ये यूनिट किसका होता है? ऊर्जा का। तो आंसर बी होगा। आप आंसर लिख सकते हो बी। आज जो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे लिखते हैं? ईवी से। द्वारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नापा जाता है। नंबर ए, नंबर ए है आवेश। नंबर बी, नंबर बी है विभवांतर, विभवांतर। नंबर सी है धारा, नंबर सी है धारा। और नंबर डी है ऊर्जा, ऊर्जा। याद करो, आपने पढ़े हो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और वैसे भी पढ़े, कार्य फलन क्या है? वर्क फंक्शन एक प्रकार का एनर्जी है। वर्क फंक्शन का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम ऊर्जा को मापते हैं। इसका आंसर भी डी होगा। तो आंसर आप लिखोगे डी। आज जो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बल की बीमा है, बीमा है। नंबर ए, ml² T/-2, ml² T/-2। नंबर बी, I इनवर्स ml² T/-2, I इनवर्स
ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। नंबर सी ml टी पावर माइनस 2, ml टी पावर माइनस 2। नंबर डी I इनवर्स m l स्क्वायर टी के पावर माइनस 3। आपको कहता है विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। याद करो मैंने पढ़ा है कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती या सेल जब धारा नहीं देती है या सेल जब खुली परिपथ में रहती है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर ही सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है, एटी या आईटी। आईटी ले लीजिए आप, आईटी। अब यदि आप इस सब को ऊपर भेज दीजिएगा तो आई ऊपर जाए तो आई ऊपर जाए तो आई के पावर क्या हो जाएगा, -1 एम एल स्क्वायर और टी ऊपर जाएगा टी के पावर -2। पहले से ऊपर में, नीचे से टी ऊपर जाएगा टी के पावर -3 हो जाएगा। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आंसर लिख सकते हैं डी। अगला क्वेश्चन आ जाइए 21 नंबर। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, इधर का जितना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सब पूछा हुआ एग्जाम में। आप क्या समझते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ ऑब्जेक्टिव पूछता है? नहीं भैया, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव रहता है छोटा छोटा थ्योरी पर रहता है और छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पर रहता है। टेंशन लेने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि भैया वो नीट और आईआईटी लेवल का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। ऐसा नहीं होता इंटर के एग्जाम में। इसलिए तो आप क्वेश्चन बैंक आपको देखना चाहिए कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं है। आज ये क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के नंबर ए, विभवांतर के, ये 2017 में पूछा है। नंबर एक आदर्श समानुपाती होता है, समानुपाती विभवांतर के समानुपाती होती है। बी नंबर कहता है व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी नंबर कहता है वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। और डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो। कहता अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के नंबर ए है समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो कुछ विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम अवशोषित विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब वो ऊष्मीय ऊर्जा होता है H बराबर I²RT। अब आप जानते हैं कि I जो है ओम्स लॉ से I इक्वल टू, आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR। तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। अब यहां आप I की जगह रख दीजिए तो I की जगह क्या रखेंगे, V/R। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा V²/R² इंटू हो जाएगा RT। एक R यहां से कट जाएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा V²/R और इंटू T।
ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप क्या कहते हैं यहां अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है, इसको यदि आप कांस्टेंट मान लीजिएगा तो अवशोषित ऊर्जा जो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ये नंबर। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। आप आंसर लिख सकते हैं सी। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर मतलब बॉडी, शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। विद्युत प्रतिरोध होता है। विद्युत प्रतिरोध होता है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 50,000 ओम। 50,000 ओम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10,000 ओम। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1,000 ओम। और डी नंबर दे रखा है 10 ओम। देखो कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। ध्यान से सुनो, जब किसी वायर में करंट आता है और हम छूटे तो हमको जोर से झटका लगता है। जैसे ये वायर है और इसको जब आप छूते हो, जब आप इसको छूते हो तो क्या होता है कि जोर से झटका लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में रेसिस्टेंस और हमारे शरीर क्या है, कंडक्टर है। हमारे शरीर कंडक्टर होने के कारण हमारे शरीर में रेसिस्टेंस है, इसलिए हमको करंट लगती है। तो होता है क्या कि अगर हमारे शरीर ड्राई है, सूखा है, तो हमारे शरीर का रेसिस्टेंस कितना होगा, और यदि मेरा शरीर गीला है तो हमारे शरीर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ड्राई यदि शरीर है, स्वस्थ मानव है, तो उनके शरीर का रेसिस्टेंस ये गणना करके प्राप्त किया गया 50,000 ओम होता है। और यदि गीला शरीर है या फटा हुआ शरीर है तो रेसिस्टेंस होता है 1,10,000 ओम। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है, ड्राई शरीर है, तो फिर ये जो होता है रेसिस्टेंस 50,000 ओम होता है मानव शरीर का। अब आप जो, और यदि गीला शरीर है, भीगा हुआ शरीर है, तो हमारे शरीर का जो रेसिस्टेंस होगा गीला शरीर का वो होता है 1,00,000 ओम। कितना होता है? 1,00,000 ओम। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध का एक तार, 2 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। समबाहु त्रिभुज के रूप में, मोड़ा गया है।
मोड़ा गया है, ठीक है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच, त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच, दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है। नंबर ए 8/3 ओम, नंबर बी 6 ओम, नंबर सी 12 ओम, नंबर डी 9 ओम। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। क्वेश्चन कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध बताना है। देखो 2 ओम प्रतिरोध का एक वायर है जिसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया है। तो कहता है कि उस त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एवं बताइए कितना प्रतिरोध है। 12 ओम है, सॉरी 12 ओम है। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, हिंट्स देते हैं। देखो मतलब 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है और उसको एक समबाहु त्रिभुज की तरह मोड़ दिया गया है। समबाहु त्रिभुज, यही आपका समबाहु त्रिभुज ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बताइए कितना ओम प्रतिरोध का तार था, 12 ओम, और उसको समबाहु त्रिभुज की तरह मोड़ दिया गया। तो कितने भाग में मोड़ा गया, 3 भाग में। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, 3 भाग में मोड़ा गया। तो देखिए 12 ओम का प्रतिरोध था, 3 भाग में मोड़ा गया, तो एक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ जो रेसिस्टेंस होगा 4 ओम होगा, यहाँ रेसिस्टेंस 4 ओम होगा, यहाँ रेसिस्टेंस 4 ओम होगा। 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अरे यार 12 ओम प्रतिरोध वाले एक तार था और उसको एक समबाहु त्रिभुज की तरह मोड़ दिया गया। तो समबाहु त्रिभुज में कितने भाग होते, 3 भाग में होंगे। तो एक भाग का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो 4 ओम 4 ओम 4 तब ना 4 4 4 12 हो जाएगा। अब कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों, या तो ये दोनों कोण, या तो ये दोनों कोण, या तो ये दोनों कोण के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है। अगर आप यहां पर ए और सी कोण के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो दिमाग लगाओ कि अगर ए और सी के बीच 2 कोना हम ले लेते हैं, या तो ये दोनों कोना ले लेंगे, या तो ये दोनों कोना, या तो ये दोनों कोना ले लेंगे। अगर हम इनके बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो बताओ ये कौन सा क्रम होगा बेटा, गौर से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये सीरीज ना हो जाएगा, ये तार ऐसे मुड़ गया, सीरीज ना है। तो आप यहां पर लिखो ये सीरीज में है, तो सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2। तो आप इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, R1 कितना है 4, R2 भी कितना है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 8 ओम। अब बताओ कि ए और सी, अब ये दोनों मिलकर कितना बना, एक ना मिल गया। तो अब फिगर ऐसा हो जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका सी है, और ये दोनों रेसिस्टेंस मिल करके हो गया 8 ओम। तो यहां से आप लगाओगे 8 ओम, 8 ओम, और बीच में आपका कितना है, 8 ओम का नाम क्या है RS, और बीच में कितना आपका 4 ओम, 4 ओम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है R3। तो R3 बराबर 4 ओम। अब बताओ ये किस क्रम में आ गया, ये आ गया समांतर में। तो समांतर में रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 क्या है RS प्लस R2 क्या है R/3, मतलब R3 है।
तो आप यहां पुट करो 1/RP बराबर, देखो RS कितना है 8, तो 1/8 प्लस R3 कितना है 4, तो 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 गुना 8 2, तो ये होगा 3/8। तो यहाँ 1/RP बराबर 3/8, तो RP बराबर क्या होगा 8/3 ओम। यही आंसर होगा, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। तो तुम आंसर लिख सकते हो ए। समझ में आया? कैठ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं ना अंग्रेजी में। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर ए ताप बढ़ने पर। नंबर बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर। नंबर सी लंबाई घटने पर। और नंबर डी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको आप अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने पर, लंबाई घटने पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने पर। आप पढ़े हो कि रेसिस्टेंस के इक्वेशन पढ़े हो, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? यहाँ जो रो है बेटा, ये यही है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। एल और एरिया, एल मतलब लंबाई, एरिया मतलब अनुप्रस्थ एरिया, ये दोनों के बदलने से रो का मान नहीं बदलता है। लेकिन आपने रो का एक इक्वेशन पढ़ा था, m/n² इंटू टाउ, पढ़े थे। m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, n हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ हो गया विश्रांति समय, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने यह बताया था कि जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा चालक का, कंडक्टर का, चूंकि यहां चालक दे रखा है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विश्रांति समय घट जाएगा, धन टक्कर होगा। विश्रांति समय घटेगा तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ताप के बढ़ने से, ध्यान से देखिए, अगर चालक का ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा कि टक्करों की संख्या कम हो जाएगी। ये जो टक्करों का जो समय है, जिसको विश्रांति समय कहते हैं टाउ, ये घट जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, देखिए ध्यान से, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विश्रांति समय जो है ये घट जाएगा। विश्रांति समय बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, अर्थात आंसर आप ए लिख सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चन जो है वो अगले क्लास में कराएंगे। उम्मीद है कि आप पढ़ते हैं, मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी आपको। और सफलता के लिए ये मत सोचिए कि हमको 3rd या 2nd डिवीजन करना है।
सफलता तो थर्ड और सेकंड डिवीजन में भी होती है, लेकिन बच्चे में ये सपना होना चाहिए कि हम हाई मार्क्स से पास करें, नॉलेज के साथ पास करें।